असल में जो मैंने आपको मौजू किया आज, जो तकलीफ दी आपको, इट इज़ रिगार्डिंग द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट फ्रॉम द इलेक्शन किया है। लेकिन बोला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय लॉ एंड दैट इज नॉट परमिसिबल अंडर लॉ। लॉ ये है कि एज यू नो कि 5 अगस्त से पहले हमें यहाँ अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो बहुत सारे प्रोविजंस वो अप्लाई नहीं हो रहे थे आर्टिकल 370 के तहत, और उसमें एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा, गवर्नर कैसे बनेगा, यहाँ इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर के कैसे होंगे, किस तरह होंगे, वो हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते थे। तो हमारे लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया था, जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957। उसके तहत जो एलिजिबिलिटी थी वो ये थी कि वन मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज एंड सेकंड दैट ही मस्ट बी ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। लेकिन जब 5 अगस्त को 370 खत्म हो गया, रन डाउन किया गया, उसके बाद जो वो आ गया रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें हमारा जो 57 का जो लॉ था रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, वो रिपील हो गया। और उसके साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 और 50, वो यहाँ अप्लाई हो गई। अब 50 के तहत जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 है, उसके तहत 2 एलिजिबिलिटीज हैं, 2 कंडीशंस हैं फॉर बीइंग रजिस्टर्ड एज ए वोटर। वन इज 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, एंड सेकंड इज दैट ही मस्ट बी ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉट द स्टेट, ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट क्या है। आज सेक्शन 19 में ही डिफाइन किया है कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट क्या है। सेक्शन 19 में जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 है, उसमें लिखा है कि ए पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द ग्राउंड ओनली दैट ही ओन्स और पोजेसेस ए डिवेलिंग हाउस। इसका मतलब अगर मकान भी हो किसी जगह, दिस इज नॉट द रीजन, ये ओनली रीजन नहीं है कि उसके लिए कि वो बनेगा वहां का रेजिडेंट, ये जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ही नीड्स मच मोर देन दैट। अब मच मोर देन दैट क्या है, वो सवाल है। वो डिफरेंट कोर्ट्स ने डिफाइन किया है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। और इसमें लैंडमार्क जजमेंट एक है डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली, डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये 96 में आई थी, जब मनमोहन सिंह को असम से इलेक्शन लड़ना पड़ा था, एज वो उसके लिए राज्यसभा के लिए होना था। उसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिफाइन किया ऑर्डिनरी रेजिडेंट, that ordinary resident in a constituency as mentioned in Representation of People Act 1950 shall mean a habitual resident of that place, habitual resident, not casual, habitual resident of that place, or a resident as a matter of fact and regular, normal and usual course. It means an usual and normal resident of that place. The residence must be permanent in character and not temporary or casual. ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट जो है ये चैलेंज की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहोल्ड किया। उन्होंने कहा ये, वहां भी इलेक्शन कमीशन में आई मस्ट टेल यू, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दैट दिस इज द करेक्ट एप्रिसिएशन ऑफ लॉ। सो दिस द अपील ऑफ द इलेक्शन कमीशन वाज डिसमिस्ड एंड द जजमेंट ऑफ दिस गुवाहाटी हाई कोर्ट वाज अपहेल्ड। इसलिए जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये समझ लीजिए कि कोई आएगा 1 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, स्टूडेंट आएगा, कोई लेबरर आएगा यहाँ, या उन्होंने आर्मड फोर्स की बात की, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं बन सकते हैं। इट इज नॉट परमिसिबल अंडर लॉ। लॉ इज वेरी क्लियर ऑन दैट ही मस्ट बी ए परमानेंट एंड हैबिचुअल रेजिडेंट ऑफ द एरिया फॉर ए, वहां लिखा है फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम 1 साल 2 साल नहीं है, या कुछ महीने नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा आर्मड फोर्स की बात। जहां तक आर्मड फोर्स की बात है, लॉ में ही सेक्शन 20 में ही बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि उनका कोई चॉइस नहीं है आर्मड फोर्स के लिए। सेक्शन 20 जो सब सेक्शन 3 है, ये मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है एनी पर्सन
हैविंग ए सर्विस क्वालिफिकेशन। अब सर्विस क्वालिफिकेशन क्या है वो सब सेक्शन 8 में डिफाइंड है। सर्विस क्वालिफिकेशन मीन्स एक ये है बीइंग ए मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। Number 2, being a member of force to which provisions of Army Act applies. Number 3, being a member of an armed force of the state who is serving outside that state, and being a person who is employed under Government of India in a post outside. So ये जो 4 categories हैं, armed forces और other forces and state forces who are posted outside, ये service qualification है। तो subsection 3 बोलता है any person having service qualification shall be deemed, उनका कोई चॉइस नहीं है कि वो चेंज करते फिरेंगे अब एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग के हिसाब से। दे आर डीम्ड बाय लॉ, बाय फोर्स ऑफ लॉ, टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूंसी इन विच बट फॉर इज हैविंग सच सर्विस क्वालिफिकेशन ही वुड हैव बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑन दैट डेट। सो जहां के वो हैं वो वहां के ही ऑर्डिनरली रेजिडेंट तस्वर किए जाएंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोस्टिंग। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंक्लूजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन दिस डेफिनेशन ऑफ दिस ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यहाँ जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने कहा, अब उन्होंने क्यों कहा आई डोंट नो, उन्होंने क्यों क्या कहा, कोई मिसकंसेप्शन को हुई, लेकिन फॉर्चुनेटली बाद में एक क्लैरिफिकेशन सामने आ गई। क्लैरिफिकेशन में उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं की है, न आर्मड फोर्स की बात है, न स्टूडेंट्स की बात है, न उसकी बात है। तो बाकी ये बेसिकली लॉ में परमिसिबल है, बट in order to get to be eligible for vote it looks very difficult। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि 15 अक्टूबर को इन्होंने शायद ये कंप्लीट करना है। We as a party in all humility neither accept the clarification given by the government in totality, neither do we reject। Not that कि सरकार कोई हमारी एक्सेप्टेंस के लिए वेट कर रही है। We know the current administration here or in Delhi does not hold political parties of J&K in very high esteem. In fact, they always display contempt and disdain for them. So वो नहीं है, लेकिन हमें अपने लोगों की तरफ देखना है और हमें लगता है कि द फाइनल टेस्ट इज ऑन 15th of October जब ये होगा। अगर हम अफसर साहब की बात माने तो 15 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक इतने ह्यूज नंबर्स में लोग बाहर से लाकर डालना नामुमकिन है जब तक कि सरकार न करे। सो इट इज नॉट द लॉ विच इज अ थ्रेट टू अस, इट इज नॉट द लॉ ऑफ विच वी आर स्केयर्ड, वी आर स्केयर्ड ऑफ दोज हु आर इंप्लीमेंटिंग द लॉ। ऑन टेस्ट हियर इज द इंटेंशंस ऑफ दोज हु आर एज ऑन डेट रनिंग द स्टेट हियर और फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। वी विल वेट, वी विल सी व्हाट दे डू। सो आई रिपीट, वी नीदर टोटली एक्सेप्ट देम नॉर रिजेक्ट देम। अगर हमें लगा तो what we have thought in our humble capacity, we all of us will go, agar aisa hua, we will sit on a hunger strike in front of the Parliament of India and every constitutional, because this war cannot be fought here, this battle cannot be fought here in J&K। इधर से कोई चीज नहीं होने वाला, जो कुछ होना है ये दिल्ली से होना है। हिंदुस्तान के लोगों को बताना है कि साहब अगर वोटिंग, ये जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जो रीजनलिज्म है, प्रोविंशियलिज्म है, अगर आपको बाहर से लोग यहाँ लाने हैं, देन वाई हैव स्टेट्स, एक ही सरकार ऊपर हो, वही तय कर लेगी। द होल आइडिया ऑफ स्टेट्स इज कि स्टेट्स की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, स्टेट्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब अगर आप उसमें भी बाकी स्टेट्स के लोगों को लाएंगे, सो देन व्हाट इज लेफ्ट। बट आई वुड हैव थॉट दैट वी शुड वेट, वेल वी हैव थॉट दैट वी विल वेट until the 15th of October and 1st of October and see किस हद तक जो है ये क्या करते हैं, उसी हिसाब से if it is a satisfactory outcome, if we believe that nothing has been done which could tantamount to demographic intervention, then it's fine. If we feel that there has been demographic intervention, that the rights of the people of J&K have yet again been compromised and they've been further disempowered, then of course we'll hit the streets. Not only here, but as I told you, we will go for fast hunger strike, protests in front of all major constitutional institutions in India. That's it. ये मुझे जो है